आज हम लोग अर्थ की अंतिम इकाई द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, इस पर जो हर्मेन्यूटिक्स का विषय है, हर्मेन्यूटिक्स जो पूर्व मीमांसा दर्शन का हर्मेन्यूटिक्स है, उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस हर्मेन्यूटिक्स में हम लोगों को इसमें देखना है, दो मतों की समीक्षा करनी है, अन्विताविधानवाद, अभिहितान्वयवाद। अन्विताविधानवाद जो प्रभाकर मिश्र का मत है और अभिहितान्वयवाद जो कुमारिल भट्ट का मत है। प्रभाकर और कुमारिल ये दोनों संप्रदाय, इन दोनों संप्रदायों के इन दोनों मतों की हमें समीक्षा करनी है, जो मीनिंग्स को लेकर है, हर्मेन्यूटिक्स को लेकर है। पूर्व मीमांसा के बारे में आप लोग पहले से परिचित तो है, लेकिन इस पर और थोड़ा सा बताना होगा। इसमें पूर्व मीमांसा किस किस स्टेज से गुजरा है और इसका स्वरूप वास्तव में था कैसा। ऐसा इमेज एकाएक ऐसा इमेज बना लेने की आवश्यकता नहीं है कि ये केवल कर्मकांड प्रधान है, धर्म ग्रंथ पूजा पे आधारित है, ऐसा इतना उसमें अंतिम यही सच नहीं है। इसमें रैशनल, इसके पीछे का जो अंडरस्टैंडिंग है उसको देखना होगा, इसका जो एसेंस है, इसका जो कंट्रीब्यूशन है उसको समझना होगा इसमें, क्योंकि ये शब्द को स्वतंत्र प्रमाण मानने में सबसे आगे है, अग्रणी है। इतना आगे और कोई भी दर्शन नहीं है, वेदांत भी इतना ज़्यादा नहीं। शब्द को स्वतंत्र प्रमाण, उसमें भी अद्वैत वेदांत भी है, तो अंतिम प्रमाण अनुभूति को ही माना है। अनुभूति, अनुभव पर तो पर ब्रह्म है या अद्वैत का जो बोध है, तत्वमसि जो महावाक्यों का जो बोध है, वो भी अनुभूति गम्य है। अनुभव ही है उसमें प्रधान। शब्द की स्वतंत्र प्रामाणिकता, शब्द की प्रामाणिकता वहाँ जाकर शब्द का कार्य भी समाप्त मानता है। वेदांत भी उस शब्द का कार्य वहाँ पर आकर समाप्त मान लेता है जब उसका अनुभव हो जाता है। तो ये भी अनुभव प्रधान हो जा रहा है। इसलिए तो बादरायण ने अपने ब्रह्म सूत्र में दो ही प्रमाणों का जिक्र किया, प्रत्यक्ष एवं अनुमान। प्रत्यक्ष जिसमें श्रुति को रखा, अनुमान में स्मृति प्रमाण को रखा। शब्द को इससे स्वतंत्र अलग नहीं प्रमाण मानकर शब्द प्रमाण में ही इन दोनों को, प्रत्यक्ष एवं अनुमान में श्रुति एवं स्मृति को क्रमशः रखा। तो ये तो बादरायण का मतलब। अब मीमांसा दर्शन इसमें विशेष कैसे है, तो इसने शब्द को स्वतंत्र प्रमाण माना है। इतना ये जो एक पूर्ण स्वतंत्रता जो प्रत्यक्ष एवं अनुमान से ज्ञात नहीं हो सकता है, उसका ज्ञान शब्द के माध्यम से हो जाए, वैसी स्वतंत्रता शब्द को दिया है। विधि वाक्य, विधि पूछा जाए कि शब्द को स्वतंत्रता कैसे दिया जाए, यह थोड़ा सा भूमिका इसमें बनाना पड़ेगा। आगे हम लोग इसको और डिटेल करेंगे। इन दोनों मतों का समीक्षा करने से पूर्व यह आवश्यक है कि इसको समझना होगा कि वो उसके लिए शब्द की स्वतंत्र प्रामाणिकता का अर्थ क्या है, कैसे उसको इस्टेब्लिश किया है, कैसे इस डायरेक्शन में बढ़ा है, जो कि भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है। जो वेस्ट में तो ये चीज़, शब्द को स्वतंत्र प्रमाण मानने की परंपरा रही नहीं है। तो यहाँ हम देखें, न्याय दर्शन को जैसे देखें, कंपेयर करें, तो इसमें भी शब्द को स्वतंत्र प्रमाण माना तो है, परंतु उसी अर्थ में जैसे अनुमान को रखे। वैशेषिक दर्शन ने जैसा कहा कि शब्द भी अनुमान प्रमाण के अंतर्गत आता है, कि किसी गणमान्य व्यक्ति के, किसी सत्यवादी व्यक्ति के कथन, इसलिए वो प्रमाण है, तो वो तो अनुमान में आ गया, उससे अनुमान लगा रहे हैं। तो जो डिक्लेरेटरी, जो तथ्यपरक वाक्य हैं, उसको कंसिडर किया है, जो कि जनरली यही होता है कि जब हम प्रमाण की चर्चा करते हैं, कॉग्निटिव वैल्यू की चर्चा करते हैं, तो कॉग्निटिव वैल्यू जो एग्जिस्टेंट पदार्थ है, तथ्य है, उसी को माना जाता है। तो इस अर्थ में तो उसकी प्रामाणिकता का अलग डायरेक्शन में चर्चा वहाँ चल रहा है। इससे भिन्न है मत है पूर्व मीमांसा दर्शन का। जैसे न्याय दर्शन में भी इसे माना, लेकिन इसे पौरुषेय माना है, और वेद को भी ईश्वर की वाणी के रूप में स्वीकार किया। किंतु मीमांसा इतना आगे है इसमें, शब्द को स्वतंत्र प्रमाण मानने में इतना आगे है कि वो ईश्वर का भी खंडन कर देता है, ईश्वर को भी नकार देता है, इसके लिए कि वेद को स्वतंत्र प्रमाण माना जाए इसके लिए। तो इसके लिए अब यहाँ कैसे उसको इस्टेब्लिश करेंगे, कैसे ये माना जाए कि कोई वाक्य कहा जाए, कोई भी वाक्य जो तथ्य का बोध कराया जाए, सूचना दिया जाए, किसी सूचना का वेरिफिकेशन न मानकर, वेरिफिकेशन के अभाव में हम उससे प्रमाण मान ले, स्वतंत्र रूप से
कम से कम ये उतना स्ट्रॉन्ग भी तो नहीं होगा, ये तो सापेक्ष हो गया, ये इसके वेरिफिकेशन पर बेस्ड हो गया, प्रत्यक्ष का विषय हो गया अंततोगत्वा। तो मीमांसा के अनुसार प्रत्यक्ष का विषय तो तथ्यपरक वाक्य हुए, सूचनाएं जरूर प्रत्यक्ष के विषय हैं, किंतु जो आदेश है, कुछ करने के आज्ञा, निर्देश, कुछ करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन है, वो प्रत्यक्ष गम्य नहीं है, वो अनुमान गम्य भी नहीं है। उसके लिए वर्बल एक्सप्रेशन करना पड़ता है, मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम से शाब्दिक अभिव्यक्ति ही उसकी करनी पड़ेगी उन निर्देशों का। तो जो निर्देश है, कुछ करने की जो विधि है, कोई कार्य करने का प्रोसीडर, वो प्रोसीडर का ज्ञान, उस प्रोसेस का ज्ञान कैसे होगा? कोई कार्य करने का प्रोसेस, विधि, कुछ सीखना है, कोई कार्य करना सीखना है, तो उसका ज्ञान कैसे होगा? लर्निंग तो कुछ कहते हैं कि कुछ करना, कुछ करने का सीखना, तो उसके लिए विधि, उसकी जो विधि है उसकी शाब्दिक अभिव्यक्ति होती है। तो इसका अन्य कोई प्रमाण नहीं है, प्रत्यक्ष अनुमान का विषय ये नहीं है। तब यही विधि वाक्यों को ही कैसे एक्सप्लेन करे, इसका सही अर्थ तक कैसे पहुँचे, तो अन्य दर्शनों ने जहाँ जैसे देखिए इन्फॉर्मेशन या उसके तथ्यों का ध्यान दिया कि तथ्य, इसमें कौन से तथ्य को उजागर किया गया, वही उसका अर्थ मान लिया गया, जबकि तथ्य अर्थ नहीं होगा। तथ्य तो निरर्थक हो जाएंगे, बेकार के तथ्य यदि रखे तो निरर्थक होंगे जब तक वो किसी एजेंडा या किसी उद्देश्य को पूर्ति न करता हो तब तक। तो जो उद्देश्य है वो कुछ कार्य सिद्धि का जो उद्देश्य है, उसकी अभिव्यक्ति जिन शब्दों के द्वारा होती है उसी को प्रमाण माना गया है। तो अब वो उद्देश्य, वो जो ये कार्य सिद्धि है, तो इस कार्य सिद्धि के लिए तो ये ज्ञान का अंतिम ध्येय भी कार्य सिद्धि माना है। तो इस अर्थ में मीमांसा दर्शन में जो ये किया गया है कि हर्मेन्यूटिक्स उसका यही है कि किसी भी टेक्स्ट का अंतिम अर्थ, कोई ग्रंथ है तो उस ग्रंथ का, या कोई भी लेख है, कोई भी आलेख या कोई भाषण है, कुछ भी, तो उसका जो अंतिम अर्थ है वो अर्थ विधायक होगा, विधि परक होगा, इंजंक्शन होगा, निर्देश होगा। यदि उसके निर्देश छोड़कर, उसका इंजंक्शन, उसका इम्पेरेटिव सेंस छोड़कर कोई अन्य सेंस को हम ध्यान देने लगे, किसी अन्य बात को यदि हम उसमें मानने लगे, तो उसमें मल्टीपल मीनिंग्स निकलने की संभावना हो जाएगी। और मल्टीपल मीनिंग्स ऐसे में क्या होगा? मल्टीपल मीनिंग्स कि जितने भी शब्द हैं उसके अलग अलग तरीके से आपस में कोरिलेट करके अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं, तो डिकन्स्ट्रक्ट हो जाएगा टेक्स्ट का। तो उसमें सही मीनिंग कैसे पहुंचेंगे, डिराइव कैसे करेंगे? आज का आधुनिक, अभी तक ये समस्या है, हाउ टू डिसाइफर द रियल मीनिंग। द डेथ ऑफ ऑथर का जो कंसेप्ट है, डेथ ऑफ ऑथर की वाक्य निकला मुख से और ऑथर का अंत हो गया, जिसने कहा वो अब नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। जो सुनने वाला है या जो पढ़ने वाला है, जिस तक वो वाक्य पहुंचा अब वो उसके पास है, अब वो कैसे उसका अर्थ लगाता है वो उस पर डिपेंड करता है। जिस वक्ता का जो मूल दृष्टिकोण था, वक्ता का जो मूल अर्थ था, जिस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उसने वाक्य का प्रयोग किया, वो मूल अर्थ गायब हो गया उसके कहने के बाद ही, साथ ही। और जो सुनने वाला है वो कैसे उसके अर्थ को, कौन से अर्थ को ग्रहण किया, वो उस पर अब डिपेंड करने लगा, उसमें चला गया। वो अब उससे डिराइव कर रहा है अपने तरीक़ा से, उसकी बुद्धि उसको अपने तरीक़ा से उसमें से अर्थ निकाल रही है। तो नतीजा हो रहा है कि मूल अर्थ गौण हो जा रहा है। मूल अर्थ तक पहुँचने की विधि क्या होगी? इसी के लिए दोनों के मतों की अब हमने समीक्षा करनी है, आगे बढ़ना है। इसमें ये है, मूल अर्थ को विधि वाक्य में ही देखना होगा, इंजंक्शन में देखना होगा, इम्पेरेटिव सेंस में देखना होगा। ऑल मीनिंगफुल प्रोपोजिशंस आर इम्पेरेटिव कहा है प्रभाकर ने कि कोई भी टेक्स्ट है उसका अंतिम जो उद्देश्य है वही उसका अर्थ होता है। जो उसका कार्य करवाना है वो कार्य करवाना ही उसका मूल अंतिम अर्थ होता है। तो कार्य करवाने का उद्देश्य, अब इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ये दो मत अभी हम लोग उस पर इंट्रोड्यूस केवल किए हैं, इसकी हर्मेन्यूटिक्स को। इन दो मतों को अभी हम लोग आगे करना है। अन्विता विधानवाद, अभिहितान्वयवाद, ये दो मत है। इसको हम लोग को नेक्स्ट अगले लेक्चर में इसको कंक्लूड करेंगे।